हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम वीकली करंट अफेयर को डिस्कस किया करेंगे, जिसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन ही होंगे। तो ये जून मंथ का पहले वीक का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चीन ने ऐसा कहा, अपने 2 चाइल्ड पॉलिसी को बंद करके 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। ऐसा किया क्यों है इसने? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 7वीं जनगणना रिपोर्ट आई है चीन में, तो उसमें देखा गया है कि जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, और जो 60 से कम उम्र के लोग हैं, जिसे हम कह सकते हैं मैन पावर, उसकी संख्या में गिरावट देखी गई है। तो इसलिए अपनी जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए, अपनी मैन पावर को बढ़ावा देने के लिए इसने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को बंद करके। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को कब लागू किया था? तो 1979 को 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। और 2 चाइल्ड पॉलिसी पूछे तो 2016, 2016। और 3 चाइल्ड पॉलिसी तो अभी रिसेंट में 2021 में ये लागू किया है। और इसी के साथ आप याद रखिएगा कि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी और 2 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना में जो सेक्स रेशियो है उसमें भी बहुत गिरावट आई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। असम राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी शिक्षा के लिए राज्य सरकार 3500 रुपये हर महीने इनको पॉकेट मनी के खर्च के रूप में देगी। अब असम सरकार ने शुरू किया है, तो इसके हम मैप को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है असम। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? वो है हेमंत विश्व शर्मा जी। बात करें इसके राज्य की सीमा की, तो ध्यान रखिएगा, इसकी सीमा वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से इसकी राज्य की सीमा लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में दोगुनी हो गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओडिशा राज्य में ये 6 साल में डबल हो गई है। इसे भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है, और ये मूलतः भारत और नेपाल में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का ये काला हिरण राजकीय पशु है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा, बिहार राज्य में बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और पूछ ले कि बिहार में भी कहाँ, तो याद रखिएगा वो है बोध गया में इसकी स्थापना की जाएगी। और बुद्ध से आप याद रखिएगा कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो लुम्बिनी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा इनके अंतिम जीवन वर्ष को दर्शाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में बुद्ध की प्रतिमा सबसे बड़ी कहाँ है, तो याद रखिएगा वो म्यांमार देश में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्र जी को एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे कि किसके स्थान पे आए हैं, तो याद रखिएगा एचएल दत्तू जी के स्थान पे इन्हें लाया गया है। अब एनएचआरसी न्यूज़ में है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, रंगनाथ समिति की सिफारिश पे। अब रंगनाथ समिति और जो संथानम समिति है उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। संथानम समिति की सिफारिश पे सीवीसी की स्थापना हुई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। और रंगनाथ समिति की सिफारिश पे एनएचआरसी की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त सीजीआई या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुआ करते हैं। पहले सिर्फ सीजीआई, सेवानिवृत्त सीजीआई इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। इससे पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था। और याद रखिएगा, इनमें जो सदस्य होते हैं उनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होता है। और आप एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एनएचआरसी है वो संवैधानिक संस्था है या संविधिक संस्था है? तो आप याद रखिएगा कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संविधिक संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स की 13वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए भारत द्वारा 13वीं बैठक की मेजबानी की गई। अगर आपसे पूछे कि इससे पहले जो 12वीं बैठक हुई थी उसकी मेजबानी किसने की थी, तो वो रूस ने की थी। और अगर आपसे पूछे कि 14वीं की बैठक कौन करेगा, तो वो चीन द्वारा किया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अब जब ब्रिक्स न्यूज़ में है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। जिम ओ'नील के द्वारा ब्रिक नाम से की गई थी। ध्यान रखिएगा, ब्रिक नाम से की गई थी और आगे चल के 2010 में जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा तो इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। तो ये ब्रिक्स बैंक को हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये छठा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। और 2022 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो चीन करेगा। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। आप इसे ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पैट्रिक अमोद जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे कि ये किसके स्थान पे आए हैं, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी के स्थान पे आए हैं। और ये कहाँ के हैं, ये डॉक्टर पैट्रिक अमोद, ये हैं केन्या के हैं, ये डॉक्टर पैट्रिक अमोद। और अगर आपसे पूछे कि WHO में कितने सदस्य होते हैं और WHO के कार्यकारी बॉडी में कितने सदस्य होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। WHO में 194 सदस्य होते हैं और WHO के कार्यकारी बॉडी में तो वो होते हैं 34 सदस्य। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और बात करें WHO के अध्यक्ष की, तो वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्यों चर्चा में है, तो याद रखिएगा, हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हाथी और मानव के बीच आए दिन संघर्ष होता रह रहा था, इसलिए हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इसी के साथ याद रखिएगा, बनेरघट्टा में ही भारत का पहला तितली पार्क खोला गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। बात करें कर्नाटक की, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हैं और पूरे भारत की बात करें तो 104 नेशनल पार्क हैं पूरे भारत में। अब कर्नाटक की राज्य की सीमा देख लेते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के साथ इसकी सीमा लगती है और यहाँ जो छोटा सा एक राज्य है गोवा, इसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का क्या नाम रखा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा। और भारत में एक और वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम है B.2.617.1, इसका नाम रखा गया है कप्पा। हमारा अगला प्रश्न है, इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ाक हर्जोग जी को चुना गया है। किसके स्थान पे आए हैं, तो याद रखिएगा रेवेन रिवलिन जी के स्थान पे यहाँ है और ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यास चक्रवात के कारण भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को काफी क्षति पहुंची है, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब भीतरकनिका से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए। इस उद्यान को 1975 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसे 1998 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2002 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। और याद रखिएगा, रामसर साइट अगर पूछे कि भारत में कितने हैं, तो वो हैं 42। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है, ये कौन सा राज्य है, ये है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य ने 33% आरक्षण की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 33% का आरक्षण की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें बिहार राज्य में लड़कियों की, तो याद रखिएगा जो लिंगानुपात है वो 918 है और लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है वो है
51.5%। और पूरे बिहार की कितनी है, तो वो है 61.8%। आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रेड टूरिज्म किस देश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश द्वारा संबंधित। अभी रेड टूरिज्म है क्या, तो ध्यान रखिएगा 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है चीन में, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये बेसिकली देशभक्ति को बढ़ावा देने की एक पहल है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी स्थल हैं उसको पर्यटन के रूप में घोषित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगुआ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा। ये कहाँ की है, तो ये चीन की यूनिवर्सिटी है। बात करें दूसरे स्थान की, तो ये पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पे रहा। बात करें भारत की, तो टॉप 100 में भारत की 3 संस्थाएं शामिल हैं। पहली है 37th रैंक है जिसकी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगली है IIT रोपण जिसकी रैंक है 55 और नेक्स्ट है IIT इंदौर जिसका रैंक है 78। और याद रखिएगा भारत की कुल 63 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। और इसी के साथ याद रखिएगा जापान के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है 116। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य पहले स्थान पर रहा। बात करें दूसरे स्थान की, तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं और इसमें अंतिम पायदान पे बिहार राज्य है। और याद रखिएगा जो SDG है वो 2015 में लाया गया था, जिसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट रखे गए हैं जिसे 2030 तक पूरा करना है। और बात करें अब नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही इसके अध्यक्ष होंगे और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और इसके CEO कौन है, वो है अमिताभ कांत। हमारा अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्ताली बेनेट जी बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर आपसे पूछे कि किस पार्टी से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये यामिना पार्टी से संबंधित है। और बेंजामिन नेतन्याहू जी किस पार्टी से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये लिकुड पार्टी से संबंधित है ये। और पूछे आपसे कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो याद रखिएगा वो हैं इसाक हर्जोग जी बने हैं राष्ट्रपति, 11 नंबर के हैं ये। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड डायोब जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पूछे कि किस देश के हैं, तो याद रखिएगा ये फ्रांस के हैं। और इन्हें किस नोवेल के लिए पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा इन्हें एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये हैं डेविड डायोब जी। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि इसमें कितनी राशि मिलती है, तो याद रखिएगा 50,000 पाउंड इसमें राशि मिलती है। और अगर आपसे पूछ ले कि पिछले वर्ष ये पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रखिएगा मारिके लुकास जी को ये पिछले वर्ष पुरस्कार दिया गया था। और ध्यान रखिएगा यह पुरस्कार दिया किसे जाता है, तो यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो, उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लामू पोर्ट। इसको मैप में देखते हैं, ये देखिए ये हमारा इंडिया और यहाँ पे चाइना विकसित कर रहा है केन्या में लामू पोर्ट। इसको हम थोड़ा और जूम करते हैं तो ये देखिए यहाँ है लामू पोर्ट। अगर आपसे पूछे कि क्या ये केन्या का पहला पोर्ट है, तो नहीं, इससे पहले भी एक पोर्ट था, ये है मुम्बासा। और अब जब केन्या न्यूज़ में है तो इसकी लोकेशन भी आप याद रखिएगा कि इसकी सीमा सोमालिया, इथोपिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया के साथ लगती है। और अगर आपसे पूछे कि केन्या के किस दिशा में लेक विक्टोरिया पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये केन्या के
दक्षिण पश्चिम में लेक विक्टोरिया पड़ता है, आप इसे याद रखिएगा। तो चाइना लामू पोर्ट बना रहा है। अब ये 3 और पोर्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये जो हम्बन टोटा पोर्ट है वो श्रीलंका का है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है और चाबहार पोर्ट ईरान का पोर्ट है, तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शकुंतला हरिके सिंह जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछे कि 2020 में इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा रतन लाल जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और पहली बार स्वामीनाथन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1987 में। और इसी के साथ एक और बात याद रखिएगा, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसे 2020 का नोबल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये इस वीक के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे जिसे मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।